What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। हाल ही में जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया और रशिया की टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप को परीक्षा देने की नौबत आन पड़ी। वेस्टर्न मीडिया शायद बहुत लंबे समय से इसी मौके की तलाश में थी। जैसे ही उनको ये मौका मिला वो इस खबर पर टूट पड़े। पर क्या थी वो खबर? शायद आपने गेस सही करा। इंसिडेंट था इंडिया और रशिया के बीच रुपी के ट्रांजैक्शन को लेकर हुई लेटेस्ट कंट्रोवर्सी का। असल में हुआ यूं कि हाल ही में रशिया ने इंडिया के साथ अपने बायलैटरल ट्रेड में रुपी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। यानी इंडिया और रशिया के बीच रुपी में होने वाली बायलैटरल ट्रेड टॉक्स सस्पेंड हो गई। साथ ही एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह क्लेम किया कि रशिया इंडियन रुपी होल्ड करने में कंफर्टेबल नहीं है और वो चाहता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा पेमेंट्स चाइनीज युआन में सेटल की जाएं। दूसरे ऑफिशियल्स ने बताया कि महीनों चली नेगोशिएशंस के बावजूद मॉस्को अपने रिजर्व में इंडियन रुपी रखने के लिए राजी नहीं है। शुरुआत में इस न्यूज को दुनिया भर में वेस्टर्न मीडिया ने ही एक्सपोज किया। इस खबर ने पूरी दुनिया में एक हलचल सी पैदा की। इंडिया और रशिया की दोस्ती पर सवाल उठाए गए। जो वेस्टर्न लीडर्स इंडिया और रशिया के ऑयल ट्रेड को शुरू से क्रिटिसाइज करते आ रहे थे, उनको इसे भर भर के पॉइंट आउट करने का मौका मिल गया। कुछ लोगों ने इसको प्रेसिडेंट पुतिन के प्रॉमिस का खिलवाड़ कहा, तो कुछ ने इसको रशिया की बैक स्टैबिंग कहा। लेकिन इसी बीच रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव इंडिया में एससीओ की समिट के लिए मौजूद थे। उन्होंने इसको क्लैरिफाई करते हुए बताया कि इंडियन अकाउंट्स में रशिया के रुपीस का सरप्लस बहुत एक्सेस में हो चुका है। उनको इसको यूज करने की जरूरत है, किंतु वो इसको इंटरनेशनल मार्केट्स में यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उनको इस रुपी को किसी इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत है और ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो रुपी का ये सरप्लस उनके पास फ्रोजन फंड्स की तरह पड़ा है। जब तक उनको इस सरप्लस रुपी को दूसरी इंटरनेशनल करेंसीज में कन्वर्ट करने का कोई स्टेबल मैकेनिज्म नहीं मिल जाता, तब तक उनको रुपी के सरप्लस को कंट्रोल करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रुपी एक फुली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है। अब ये फुली कन्वर्टेबल करेंसी क्या है, इसको हम आगे चल के वीडियो में समझेंगे। फिलहाल यहाँ चिंतन का विषय ये है कि रशिया का ये डिसीजन रशिया से आने वाले चीप ऑयल और कोल के इंपोर्टर्स के लिए भी एक बड़ा सेटबैक बताया जा रहा है, क्योंकि ये इंडियन इंपोर्टर्स काफी लंबे समय से एक ऐसे परमानेंट रुपी पेमेंट मैकेनिज्म का इंतजार कर रहे थे जो उनकी करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट को लो कर सके। लेकिन अब ये सब बैकफुट पर जाता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रशिया के इस डिसीजन के पीछे क्या कारण है? इंडिया को रशिया के स्टेप से क्या नुकसान हो सकता है? क्या इससे रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन में कोई बाधा आ सकती है, या फिर ये रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन की जर्नी की कुछ बेसिक वीकनेसेस को जाहिर करता है? यूक्रेन वॉर शुरू होने पर जब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड रशिया को सैंक्शन कर रहा था, तब इंडिया ने उनके प्रेशर की परवाह किए बिना रशिया के साथ अपना ऑयल ट्रेड कंटिन्यू किया। लेकिन आज जब इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर अपनी करेंसी के इंटरनेशनलाइजेशन को पुश कर रहा है, तो रशिया ने उससे अपना सपोर्ट पीछे खींच लिया है। इस वॉर की शुरुआत में जब रशिया को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से कट आउट कर दिया गया था, तब रशिया ने इंडिया को अपनी नेचुरल करेंसी में ट्रेड करने के लिए पुश किया था। फिर आज क्यों रशिया इंडिया को उसी के लिए डिनाई कर रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स इस क्वेश्चन को इस तरह भी पुट कर रहे हैं कि क्या रशिया ने इंडिया को फ्रेंडशिप के नाम पे बैकस्टैब कर दिया है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस 2 के आईआर और जीएस 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को समझने से पहले हमारे लिए कुछ बेसिक्स पर ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम रुपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, माना कि रुपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म इतनी लाइमलाइट में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ही आया, लेकिन ये कोई नया मैकेनिज्म नहीं है। हाल ही में जब यूरोप और यूएस के सैंक्शंस के चलते रशियन एंटिटीज के पास यूएस डॉलर का एक्सेस बंद हो गया, तब इंडिया ने रशिया के साथ अपने ट्रेड को चालू रखने के लिए अपने दशकों पुराने रुपी रूबल मैकेनिज्म को रिवाइव करने की ठानी। आसान शब्दों में कहें तो ये रुपी रूबल ट्रेड अरेंजमेंट ग्लोबल पेमेंट्स का एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म है। इसके तहत रशिया और इंडिया अपने बायलैटरल ट्रेड को डॉलर्स या यूरोस के बजाय रुपीज में सेटल कर सकते हैं। इस मैकेनिज्म का आइडिया सबसे पहले 1953 में इंडो सोवियत ट्रेड मैनेजमेंट में फॉर्मुलेट किया गया। इंडो सोवियत एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में ये लिखा गया कि इंडिया और यूएसएसआर के बीच सभी ट्रांजैक्शंस इंडियन रुपीज में की जा सकती हैं। इस पर्पस के लिए यूएसएसआर का स्टेट बैंक इंडिया के एक या एक से ज्यादा अकाउंट्स ओपन करेगा जो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। इसी के साथ अगर वो जरूरी समझता है तो स्टेट बैंक ऑफ यूएसएसआर इंडिया के रिजर्व बैंक के साथ भी एक अकाउंट मेंटेन करेगा। जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस रुपीज में फाइनेंस किए जाएंगे वो सब कमर्शियल बैंक अकाउंट्स के थ्रू होंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन किया गया अकाउंट कमर्शियल बैंक्स के बैलेंसेस में मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
जो भी ट्रांजैक्शंस इंडिया और यूएसएसआर के रेसिडेंट्स के बीच होंगे वो केवल इन स्पेसिफाइड अकाउंट में डेबिटिंग या क्रेडिटिंग के जरिए पूरे किए जाएंगे। इसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, इंश्योरेंस, फ्रेट, पोर्ट चार्जेस, स्टोरेज, बंकरिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, कमर्शियल या कल्चरल टूर्स, इंडिया और यूएसएसआर की एम्बेसी और इंडिया में यूएसएसआर के ट्रेड रिप्रेजेंटेशन के मेंटेनेंस और दोनों देशों के सेंट्रल बैंक द्वारा अग्रीड बाकी सभी नॉन कमर्शियल पेमेंट्स कवर की जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया और यूएसएसआर के बीच कई सालों पहले एक सेल्फ सफिशिएंट ट्रेड मैकेनिज्म डेवलप हो चुका था। और यदि इसको फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2022 में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मेजर इवेंट हुआ। इसके बाद से इस दुनिया के बहुत से एस्टैब्लिश्ड फंडामेंटल्स को चोट लगी, उनसे सवाल किया गया। ऐसा ही एक अनचैलेंज्ड फंडामेंटल था डॉलर की अनरेस्ट्रेन्ड हेजिमनी। रशिया के ऊपर लगे सैंक्शंस ने डॉलर की इस हेजिमनी को चैलेंज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल मेजर्स को पुश किया। इसी बीच इंडिया और रशिया का सालों पुराना रुपी रूबल मैकेनिज्म फिर से चर्चा में आया। और वो क्यों, आइए इस पर डिटेल में नजर डालते हैं। तो दोस्तों जब रशिया यूक्रेन वॉर के चलते 40 से भी ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन बैंक्स और बिजनेस एंटिटीज पर सैंक्शंस इंपोज किए तो उसका असर रशिया और उसके सभी बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर्स पर भी पड़ा। इंडिया और रशिया के बीच हाई ट्रेड वॉल्यूम होने के कारण इंडिया ना चाहते हुए भी इसका एक बड़ा विक्टिम बन गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इन सैंक्शंस के कारण जो डिलेज हुए उनके चलते इंडियन एक्सपोर्टर्स की $500 मिलियन की पेमेंट अभी तक बीच में अटकी हुई है। खैर ऐसे में जाहिर है कि इंडिया को जल्द से जल्द कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की नीड थी। इसी के चलते मार्च 24, 2022 को इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में बताया कि रशिया के साथ इंडियन ट्रेड के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक मल्टी मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया गया है। इस ग्रुप ने इंडिया और रशिया के बीच एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स की पेमेंट को सेटल करने का जिम्मा भी अपने सर लिया। यहीं से रुपी रूबल मैकेनिज्म के रिवाइवल के संकेत मिलने लगे। अब ये मैकेनिज्म क्या है, इसके लिए हमें इस मैकेनिज्म की वर्किंग को समझना होगा। तो दोस्तों जब कोई भी देश गुड या सर्विसेज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो उसको उसकी पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी पड़ती है और वो करेंसी ऐसी होनी चाहिए जो ग्लोबली एक्सेप्ट हो और जिससे फर्दर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सके। इतिहास में एक लंबे समय से इस करेंसी का रोल यूएस डॉलर ने निभाया है। वर्ल्ड की प्रीमियर रिजर्व करेंसी होने के नाते सभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यूएस डॉलर्स में ही किए जाते हैं। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो यदि कोई इंडियन सिटीजन एक रशियन सेलर से एक जैकेट परचेस करता है तो इंडियन बायर को उसकी पेमेंट के लिए पहले अपने रुपीस को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करना होगा। फिर जब ये डॉलर्स रशियन सेलर के पास पहुंचेंगे तो वो उन डॉलर्स को अपने यूज के लिए रूबल में कन्वर्ट करा लेगा। लेकिन अब सैंक्शंस के कारण रशिया यूएस डॉलर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ऊपर से सिस्टम में ट्रांजैक्शन की दोनों ही पार्टीज को कन्वर्जन के चार्जेस और फॉरेक्स रेट के फ्लक्चुएशंस का रिस्क भी बियर करना पड़ता है। तो ये एक आम ट्रांजैक्शन है जो यूजुअली इंटरनेशनल मार्केट में कैरी आउट की जाती है। लेकिन अब रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंडर वॉस्ट्रो अकाउंट्स में ये दोनों पार्टीज अपने ट्रांजैक्शंस को यूएस डॉलर के बजाय रुपी में क्लियर कर सकती हैं। यानी अगर सामने वाली कंट्री के पास एक वॉस्ट्रो अकाउंट मौजूद है तो इस ट्रांजैक्शन का इनवॉइस इंडियन रुपीस में जनरेट हो पाएगा। असल में वॉस्ट्रो एक तरह का स्पेशल अकाउंट है जो दो देशों के बीच के मीडियम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है। इसको एक इंडियन बैंक के द्वारा दूसरे देशों के कमर्शियल बैंक में ओपन किया जाएगा, लेकिन इसको मैनेज करने का काम होस्ट कंट्री के लोकल बैंक के द्वारा ही किया जाएगा। यहाँ फॉरेन एक्सपोर्टर्स को डॉलर के बजाय रुपी में पेमेंट किया जाएगा और उन रुपीस का इस्तेमाल वो इंडिया से गुड्स इंपोर्ट करने के लिए या इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर सकते हैं। यानी इंडियन इंपोर्टर्स पेमेंट रुपी में करेंगे जो पार्टनर कंट्री के करस्पॉन्डिंग बैंक के वॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट होगी और वहीं इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी इन वॉस्ट्रो अकाउंट्स में बचे हुए बैलेंस से पे किया जाएगा। यहाँ किसी भी पार्टनर कंट्री का कोई भी बैंक इंडियन बैंक्स में अपना वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कराने के लिए एक इंडियन बैंक से कनेक्ट कर सकता है। फिर ये इंडियन बैंक आरबीआई से अप्रूवल लेगा और इस अप्रूवल के बाद इस इंडियन बैंक में पार्टनर कंट्री के बैंक का स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। इसके बाद ये दोनों पार्टीज अपने ट्रेड को इंडियन रुपी में सेटल कर सकती हैं। अब यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग ट्रेड बैलेंस मेंटेन करता है। किसी के साथ एक्सपोर्ट्स ज्यादा तो किसी के साथ एक्सपोर्ट्स कम। तो ऐसे में यदि पार्टनर कंट्री इंडिया को ज्यादा एक्सपोर्ट करती है तो उसके पास रुपी का रिजर्व सरप्लस में हो जाएगा। ऐसे में उस रिजर्व का करेगा क्या? और अगर हम देखेंगे तो यही एग्जैक्ट सिचुएशन आज रशिया के साथ भी देखने को मिल रही है। और इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत कुछ छोटे छोटे देशों के साथ इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है जिससे ये देश इंडिया की पार्टनर कंट्री के साथ अपना ट्रेड रुपी में एक्सेप्ट कर सकें।
यानी अब रुपी का ट्रेड केवल इंडिया और पार्टनर कंट्री के बीच नहीं, बल्कि पार्टनर कंट्री और इन छोटे छोटे देशों के बीच भी होगा जिनके साथ इंडिया ने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। और इवेंचुअली ये छोटे छोटे देश भी इंडिया के साथ ट्रेड करते समय उन्हीं रुपीस का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसकी बदौलत इंडियन रुपी केवल बायलैटरल ट्रेड तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो एक स्मॉल लेवल पर डॉलर जैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क डेवलप कर पाएगा, जो इंडियन रुपी की ग्लोबल एक्सेप्टेंस को एक मैसिव किक प्रोवाइड कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, उसको मुमकिन बनाने के लिए इन पार्टनर कंट्रीज को रुपी की तरफ अट्रैक्ट होना भी जरूरी है। लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन मटेरियलाइज होती दिखाई नहीं दे रही। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि इंडिया और रशिया के बीच ये मैकेनिज्म एक ब्रॉड लेवल पर कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इंडिया और रशिया के बायलैटरल ट्रेड में हमें एक ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस देखने को मिलता है, और ये इम्बैलेंस रशिया के फेवर में टिल्टेड है। यानी इस बायलैटरल ट्रेड में रशिया इंडिया का नेट एक्सपोर्टर बन जाता है। रशिया इंडिया को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और उससे इंपोर्ट बहुत कम। दूसरे शब्दों में कहें तो इंडिया के पास रशिया को ऑफर करने के लिए उतना एक्सपोर्ट नहीं है जितना इंडिया अपनी जरूरतों के लिए रशिया से इंपोर्ट करता है। रशिया के मुताबिक इसी कारण की वजह से रशिया और इंडिया के बीच रुपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। रशिया ने हाल ही में यह साफ किया कि इंडियन बैंक अकाउंट्स में उनका काफी इंडियन रुपी अक्युमुलेट हो चुका है, जिसको वो किसी भी तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं। और यदि वो कोई रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म स्टैब्लिश करते हैं तो बायलैटरल ट्रेड में सरप्लस होने की वजह से उनके पास 40 बिलियन रुपी का सरप्लस हो जाएगा, जो कि उनके लिए डिजायरेबल नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 2021-22 में इंडिया ने रशिया से रुपीज 64,623 करोड़ ऑफ वर्थ के गुड्स इंपोर्ट किए, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 59.04% ज्यादा है। ये इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स में 1.58% कंट्रीब्यूट करता है। जबकि वहीं दूसरी ओर यदि एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो सेम पीरियड में इंडिया ने रशिया को रुपीज 23,658 करोड़ ऑफ वर्थ का एक्सपोर्ट किया है, और ये पिछले साल के एक्सपोर्ट्स में 20.4% का इजाफा है। फिस्कल ईयर 2021-22 में इंडिया ने रशिया के साथ रुपीज 88,281 करोड़ रुपीस का ट्रेड किया, जो लास्ट ईयर से 46.45% की ग्रोथ पर है। इन टोटल इंडिया रशिया ट्रेड की वैल्यू रुपीज 68.98 लाख करोड़ रुपीस है, जो इंडिया के टोटल ट्रेड फिगर में 1.28% कंट्रीब्यूट करती है। इसमें इंडिया रशिया के साथ रुपीज 12.83 करोड़ रुपीस का ट्रेड डेफिसिट होल्ड करता है। आसान शब्दों में कहें तो रशिया इंडिया को रुपीज 12.83 लाख करोड़ के ज्यादा एक्सपोर्ट सप्लाई करता है। तो दोस्तों, आप इस डेटा से देख सकते हैं कि इंडिया ऑलरेडी रशियन गुड्स का एक नेट इंपोर्टर हुआ करता था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से इन फिगर्स में एक मैसिव जंप लिया है। रशिया द्वारा ऑफर किए गए डिस्काउंटेड ऑयल ने इंडियन इंपोर्ट्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। रशियन ऑयल के फॉलिंग प्राइसेस की वजह से ये ट्रेड इम्बैलेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक फिस्कल ईयर 2022-23 के शुरुआती 11 महीनों में रशिया में इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स 11.6% से घटकर कुल 2.8 बिलियन डॉलर्स रह गए, जबकि सेम पीरियड में रशिया से आने वाले इंडिया के इंपोर्ट्स लगभग 5 गुना बढ़कर 41.56 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। ये सर्ज मुख्य तौर पर इंडियन रिफाइनर्स द्वारा डिस्काउंटेड रशियन ऑयल के परचेज की बदौलत हुआ है। डेटा इंटेलिजेंस फर्म वॉर्टेक्सा लिमिटेड के मुताबिक अप्रैल 2022 में एक ही दिन में ऑयल का इंपोर्ट 1.68 मिलियन बैरल तक पहुंच गया। ये फिगर उससे पहले साल के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा है। रॉयटर्स के मुताबिक इस वॉर के शुरू होने के बाद इंडिया ने रशिया से 13 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जबकि पूरे 2021 में इंडिया ने रशिया से कुल 16 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट किया था। इसी कारण एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ट्रेड इम्बैलेंस कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। वो कैसे, इसको भी समझते हैं। दोस्तों, अभी हमने देखा कि रशिया के पास रुपी का सरप्लस क्यों और कैसे है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ये सरप्लस हो भी गया तो आखिर रशिया को रुपी के सरप्लस से क्या प्रॉब्लम है, वो इन रुपीस को आगे किसी दूसरी इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट क्यों नहीं करता। तो दोस्तों, उसका कारण है रुपी एक फुली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है। इसको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो आप मार्केट डिटरमाइंड रेट पर रुपी को कितनी आसानी और फ्रीडम के साथ किसी भी फॉरेन करेंसी में या फिर उस फॉरेन करेंसी को वापस इंडियन रुपी में एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको इंडियन रुपी की कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कहा जाता है, जो कि इंडिया के केस में बेहद रिस्ट्रिक्टेड है। इंडियन रुपीज रिस्ट्रिक्टेड पर्पसेस के लिए ही इंटरनेशनल मार्केट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि इसको पूरी तरह से अलाउ कर दिया गया तो इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से इंटरनेशनल मार्केट के फ्लक्चुएशंस के अधीन हो जाएगी।
अभी तक इस चीज पर इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का कंट्रोल होता है। ऐसे में यदि कभी रुपी एक फ्री फॉल कर रहा होता है तो आरबीआई इंटरवीन करता है और उसको रोकने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। किंतु अगर रुपी को फुली कन्वर्टेबल बना दिया जाता है तो आरबीआई की ये पावर इंटरनेशनल मार्केट्स के पास चली जाती है और इंडियन इकोनॉमी को एक्सटर्नल शॉक्स के लिए भी बेहद वल्नरेबल बना देता है। इसी कारण इंडियन रुपी को फुली कन्वर्टेबल बनाने में इतनी हेजिटेंसी दिखाई जाती है। यदि यहाँ चाइनीज युआन की बात करें तो वो भी एक हाईली रेगुलेटेड करेंसी है, लेकिन चाइना के केस में वो ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करता है और यही कारण है कि रशिया आज इंडियन रुपी के बजाय चाइनीज युआन में पेमेंट प्रेफर कर रहा है। हाल ही में ये खबर भी सामने आई कि रशिया अपना डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल इंडिया के बजाय चाइना को प्रोवाइड कर रहा है। खैर, इसके अलावा यहाँ दूसरी बड़ी समस्या ये है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में इंडियन एक्सपोर्ट्स का शेयर कुल 2% है, यानी दूसरे देशों के पास अपने रिजर्व्स इंडियन रुपी में रखने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। दूसरे देश इंडियन रुपी को रिजर्व के रूप में होल्ड करने के लिए केवल 2 ही कारणों से इंटरेस्टेड होंगे। पहला तो अगर वो इंडिया से बल्क में इंपोर्ट करते हों और दूसरा अगर इंडियन रुपी इंटरनेशनल मार्केट्स में फुली कन्वर्टेबल हो। लेकिन इंडिया फिलहाल इन दोनों ही फ्रंट्स पर एक बैकफुट पर खड़ा है। इसके अलावा इस पूरी सिचुएशन को इंडिया के हिस्टोरिकली हाई ट्रेड डिफिसिट ने और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है और ये सभी फैक्टर्स दूसरे देशों के लिए रुपी को होल्ड करने की जरूरत को बहुत कम कर देते हैं। ऐसे में रशिया के लिए थर्ड कंट्रीज के साथ सेटलमेंट को क्लियर करने का स्कोप बहुत कम हो जाता है और जाहिर सी बात है कि इंडियन रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन में भी ये बाधा बन सकती है। लेकिन आरबीआई का कहना है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के डायरेक्टर अलेक्जेंडर नोबल का कहना है कि यदि ये ट्रेड इम्बैलेंस यूं ही चलता रहा तो इन फ्रोजन फंड्स का वॉल्यूम टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी पहुंच सकता है। खैर, फिलहाल कुछ ऑफिशियल्स ने कहा है कि रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म के काम ना करने की वजह से इन दोनों कंट्रीज ने आपसी ट्रेड के लिए और भी ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए ये अपने सेटलमेंट के लिए धीरम या बाकी थर्ड पार्टी करेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि स्विफ्ट बैन के अंतर्गत थर्ड कंट्रीज का बाकी कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शन करना रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसीलिए कोई भी देश अपनी पेमेंट्स एक थर्ड कंट्री को करता है और वहां से वो उसको रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर लेती है। इस सब के बीच इंडिया ने रशिया की इस प्रॉब्लम के आगे एक ऑल्टरनेटिव और प्रेजेंट किया है। इंडिया ने हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट को कोट करते हुए बताया कि इंडिया अपने सरप्लस रूबल को लोकल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पुश कर रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यदि कभी भी सरकार को लोन की जरूरत होती है तो वो उन बॉन्ड्स को बेचकर फंड्स रेज करती है। ऐसे में इंडिया के पास जो रूबल मौजूद है वो उसको कन्वर्टेबिलिटी की चिंता किए बगैर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि ट्रेजरी बिल्स में निवेश कर रही है। जाहिर है कि रशिया भी अपने सरप्लस रुपये के साथ ऐसा कर सकता है और आरबीआई रशिया को यह पहली बार नहीं कह रहा। लास्ट ईयर जुलाई में आरबीआई ने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीस के नॉर्म्स हाईलाइट किए थे। तब उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि यदि किसी देश के पास रुपये का सरप्लस हो जाता है तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत उस सरप्लस को अपने प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट की पेमेंट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फ्लो मैनेजमेंट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल्स में निवेश करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया की तरफ से इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस डिस्कशन से ये साफ होता है कि यदि हमें अपने रुपये के इंटरनेशनलाइजेशन को पुश करना है तो रुपये को ऐसी करेंसी में कन्वर्ट करना ही होगा जो बाकी देशों को आज की डोमिनेंट करेंसीज के कंपैरिजन में बेहतर वैल्यू प्रोवाइड करे। और उसको मुमकिन बनाने के लिए इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स और रुपये की कन्वर्टेबिलिटी को लगातार पुश करते रहना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डिस्कशन। आपका इस मुद्दे पे क्या ओपिनियन है? कैसे इस मुद्दे को रिजॉल्व किया जा सकता है और क्या ऑप्शन है इंडिया के पास इस ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द पोटेंशियल बायलैटरल मैकेनिज्म्स व्हिच कैन हेल्प इंडिया towards pushing the full convertibility of Indian rupee in international markets. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।